topic of this panel discussion is nurturing resilience through future-ready community institutions. So now I will invite moderators, panelists, and discussions over here. So this session will be moderated by Dr. Ajit Kanitkar, a researcher and policy analyst over 35 years of experience in rural development, philanthropy, and institutional strengthening. We welcome you to the stage, Dr. Ajit Kanitkar. Now moving forward to speakers. To begin with, we are pleased to welcome Shri Bhaskar Jyoti Rajbangshi, ACS Joint Secretary, Bodoland Territorial Region. Welcome, sir. हमारी दूसरी पैनलिस्ट हैं श्रीमती लक्की जानी जी, जो कृषि उत्पादन क्लस्टर यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्लस्टर उड़ीसा की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सदस्य हैं। वह महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए काम भी करती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेक्स्ट वी हैव मिस्टर प्रद्युत भट्टाचार्य जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सिस्टा, a passionate development professional who has been actively working to promote sustainable agriculture and empower communities through grassroots initiatives. We welcome you. Now I would like to invite Shri Rakesh Kattal ji, Country Director of WHH India, an expert in food security and livelihood programs with a focus on community-driven solution. We welcome you here, sir. Our next speaker is Ms. Rashmi Adlekha. Rashmi Adlekha, Executive Director of Harsha Trust, a rural development professional with 2 decades of experience and a strong commitment to social enterprises. आपका भी स्वागत है मंच पे. For this, we have our discussant, Shri Balkrishnan ji, Head of Strategic Initiatives at Samunnati. He is dedicated social impact leader working to strengthen farmer collectives and promote sustainable rural enterprises. Welcome you here, sir. अब मैं डॉक्टर अजीत कनितकर सर से रिक्वेस्ट करूंगी, काइंडली टेक दिस सेशन फॉरवर्ड. सबको नमस्कार, गुड आफ्टरनून. थैंक यू BRLF टीम for organizing this panel discussion. Also thank you panel members who agreed to join today's discussion. थोड़ा हम लोग समय के पीछे चल रहे हैं, लेकिन मेकअप करने की कोशिश करेंगे एंड ट्राई टू इंश्योर कि एक वन वे ना हो जाए एंड ऑडियंस में से भी हम लोगों को क्वेश्चंस के लिए समय रहेगा. तो फॉर्मेट थोड़ा ऐसा रहेगा कि राउंड 1 में जो मंच पर उपस्थित है वो 4 से 6 मिनट में अपना जो आर्गुमेंट है या अपना जो सुझाव है उसके बारे में बात करेंगे. देन वी विल हैव सम Q&A और सम रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस एंड देन टाइम परमिटिंग अ सेकंड राउंड again from the panel members, and we have discussions also, so they will come in at the end. मुझे शायद मॉडरेटर इसलिए रखा है कि शायद जो आयोजक है उनका पुराना अनुभव ऐसे रहेगा कि जो कहीं पढ़ाने का काम करता है वो 1 घंटा 10 मिनट के पहले रुकता नहीं है, तो शायद ये है कि उसको ही मॉडरेटर बना दिया जाए. तो थोड़ा who will build the cat, so that's a good way, but that was on a lighter note. आज का जो टॉपिक है उसमें 3 आप छोटे शब्द देखेंगे. आई थिंक दे कैरी लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस फॉर ऑल ऑफ अस जो सामाजिक संस्था में हम लोग काम कर रहे हैं. एक है फ्यूचर रेडी, भविष्य के लिए तैयार. और आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, सामाजिक संस्था में काम करने वाले संस्था के लिए आगे वाले 10-20 साल में क्या होने वाला है उसके बारे में सोचना है. क्योंकि आप कॉरपोरेट की बात करेंगे तो ऑल ऑफ देम आर टॉकिंग अ डिफरेंट लैंग्वेज.
एआई की बात करते, इंडस्ट्री 4.0, फलाना डमका, मैन्युफैक्चरिंग 6.0, ऐसे 4.0 से आगे ही चलते हैं, 50, 60, 70. सो ऑल ऑफ देम आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट 10-20 ईयर्स. कॉर्पोरेट में जो आप कॉर्पोरेट के न्यूज़पेपर्स भी जो आते रहते हैं, बिजनेस पेपर्स या इकोनॉमिक्स के बारे में, कॉर्पोरेट सेक्टर का जो रिपोर्टिंग ज़्यादातर रहता है, उसमें भी ये सब आगे वाली बात रहती है. तंत्रज्ञान का क्या असर रहेगा, एम्प्लॉयमेंट का रहेगा. और शायद हम लोग आज की तारीख में भी पुरानी बात करते हैं, क्योंकि पुराने बात भी अभी आगे तक नहीं चली है. लाइक आई वॉज हियर इन द आफ्टरनून सेशन, हम लोग अभी पीपल्स पार्टिसिपेशन, डिमांड जनरेशन, एनआरईजीएस 5.0 किसी ने बात नहीं की अभी. एनआरईजीएस 1.0 पे हम लोग अटक गए, फॉर गुड रीजन, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि एनआरईजीएस 1.0 करना भी कितना मुश्किल है. नॉट डेट वी डोंट वांट टू डू एनआरईजीएस 3.0 या 4.0, लेकिन एनआरईजीएस 1.0 करते करते 15 साल लग गए, क्योंकि गांव में इतना डिमांड नहीं जनरेट होता है, काम निकलते नहीं है, लोग काम पे नहीं आते, फिर वेज की बात हो गई, ऑल दैट. सो वी वर्क विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, सो दैट ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड, हम लोग को उसमें समझ है. लेकिन आगे चल क्या होना है इसके बारे में भी हम लोगों को अभी सतर्क रहना है, उसके बारे में बात करना है. तो आई थिंक वी आर रियली थॉट इट वेरी रियली अप्रोप्रिएट टू टॉक अबाउट फ्यूचर रेडी. तो ये आज की डिस्कशन का ये पहला एक शब्द है, फ्यूचर रेडी. दूसरा बात है फ्यूचर रेडी इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस में भी हम लोग 30-40 साल से, जो बुजुर्ग रहे यहाँ गिरीश जी जैसे बैठे 50 साल से काम कर रहे हैं. क्रिमिनल ट्राइब्स वाली बात आ गई, जिसको प्रिस्क्राइब कर गया था कि फलाना ट्राइब 50 साल से काम कर रहे हैं, अनेक संस्थाएं. लेकिन हम भी एसएचजी, फार्मर्स क्लब, नाबार्ड ने बहुत सारे इनफॉर्मल किसान क्लब बनाए, फिर एफपीसी की बात आ गई, फेडरेशन की बात आ गई, वॉलंटरी विलेज लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात आ गई, ब्लॉक लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात आ रही. इनको क्या करना चाहिए, लाइवलीहुड और फाइनेंस का लिंकेज कैसे होना चाहिए, ये बात भी हम लोग 10-15 साल से कर रहे हैं, करनी चाहिए. नॉट डेट वी हैव अराइव्ड एट अ सॉल्यूशन और दी सॉल्यूशन, लेकिन आगे चल के यह संस्थान का भविष्य कैसे रहेगा, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ दिस कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव बीन बिल्ट ओवर टाइम. एक दिन में नहीं बने ये. एसएचजी 30 साल हो गए अभी, तब अभी हम 1 करोड़ एसएचजी और 10 करोड़ महिलाओं की बात करें, और फलाना 1000 करोड़ ऑफ डिपॉजिट की बात 30 साल के बाद होगी. लेकिन आगे 10 साल में इनका क्या होगा, विल द एसएचजीज कंटिन्यू टू रिमेन डूइंग द सेम. एफपीसी की बात करीब 20 साल से हो रही है, जो अलग कमेटी बनी उसको भी अभी 20-25 साल हो गए. पहली एफपीसी बनने के बाद भी अभी 15 साल हो गए, और फिर 10,000 एफपीसी, 40,000 एफपीसी, इसकी बात आज हो रही है. तो कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन को भी आगे चल के वो कैसे जाएंगे, व्हाट विल बी देयर फ्यूचर, इज एन इंपॉर्टेंट थिंग. और तीसरा जो शब्द है, तो पहली बात होगी आगे के सोचेंगे, दूसरी बात है कि कम्युनिटी के बारे में सोचेंगे, जो लोग इकट्ठा के संगठन करके अपनी प्रगति, अपना विकास अपने हाथ में करेंगे, लेके सरकार पर ज्यादा निर्भर न रहते हुए, डेवलपमेंट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, विलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी, पंचायत लेवल का काम है, ये करके जो रह रहे हैं उनका आगे चल के क्या फ्यूचर होगा, दैट इज द सेकंड पॉइंट. एंड द थर्ड वन इज वल्नरेबिलिटी एंड देयरफॉर रेजिलियंस. ये सब हम लोग काम करते समय हम लोगों को वो पता है कि ये वल्नरेबिलिटी इज नो मोर काइंड ऑफ अ डिफिकल्ट वर्ड, या कोई इक्का दुक्का कहने वाली ये बात नहीं. हर रोज हम उसका सामना कर रहे हैं, किसान सामना कर रहे हैं. कोरोना जैसे आपत्ति के बाद हम सब लोगों ने किया है कि आगे चल के क्या होगा उसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. चाहे वो क्लाइमेट चेंज वाली बात हो, फ्लड वाली बात हो, बारिश वाली बात हो, सूखे वाली बात हो. आज ये न्यूज़पेपर में आया है कि कश्मीर इज एक्सपीरियंसिंग वर्स्ट ड्रॉट इन लास्ट 20 ईयर्स. कश्मीर में बर्फ ही नहीं हुई है. आज अभी हम 15 फरवरी की बात करते हैं, 20 फरवरी की बात करते हैं. एक्चुअली दिस इज सपोज टू बी द पीक विंटर टाइम इन JNK, जम्मू कश्मीर, लेकिन पहाड़ में बर्फ ही नहीं गिरी है, बर्फबारी ही नहीं हुई है. 4-5 दिन क्रिसमस के पहले आगे पीछे बर्फबारी हुई. सो क्लाइमेट चेंज, वल्नरेबिलिटी इज डे टू डे थिंग. ऐसा नहीं कि कहीं किसी ने रिसर्चर ने लिखा है, ऑल ऑफ अस आर एक्सपीरियंसिंग दैट. महाराष्ट्र में बात होती रहती है कि ग्रेप्स के खेत लगाए, रातों रात बारिश आ गई, बूंदाबांदी हो गई, सब निकल गया. सोयाबीन का हार्वेस्ट का टाइम आ गया, रातों रात बाद कुछ हो गया, सब निकल गया. ऑल ऑफ अस आर एक्सपीरियंसिंग दैट, ऑल ऑफ अस आर एक्सपीरियंसिंग दैट इन टर्म्स ऑफ अनसर्टेनिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड देयरफॉर वल्नरेबिलिटी. एंड देयरफॉर इसके लिए कैसे सामना किया जाए, रेजिलियंस, इसके सामने खड़ा रहते हुए हम लोग और ज्यादा ताकत से कैसे उसको लड़ सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं, उसके लिए तैयार हो सकते हैं. सो आई थिंक दीज 3 टॉपिक्स. और उसमें और एक जोड़ना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी वाली बात है कि हाउ इज टेक्नोलॉजी गोइंग टू अफेक्ट आवर वर्क. एआई वाली बात पहले मैंने एक दो वाक्य में कही थी कि हाउ इज टेक्नोलॉजी गोइंग टू चेंज द वर्क दैट वी डू.
और सवेरे आते समय मुझे एक लड़का, दैट विल बी माय लास्ट कमेंट बिफोर और, एक लड़का मुझे आते समय ट्रैवलिंग में मिल रहा था। वो बोला कि भाई इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। मैं बोला भैया कौन सा इंटरव्यू ले रहे हो? बोलो MBA का इंटरव्यू ले रहा हूँ फलाना मैडम का इंस्टीट्यूट में। मैं बोला तैयारी की है क्या? बोला तैयारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ बिल्कुल चैट बॉट लगा के वो इंटरव्यू लेने वाले। मैं बोला भैया चैट बॉट लेके तेरा इंटरव्यू लेने वाले हैं? हाँ। बोला कि मेरा जो CV मैंने भेजा है वो संस्था को, MBA अभी जून में शुरू होने वाला है, लेकिन बोला मैंने जो मेरा CV करिकुलम विटे भेजा है, मेरा पूरा बायोडाटा भेजा है, वो चैट बॉट को दे देंगे और वो चैट बॉट सवाल पूछेगा इंटरव्यू के बारे में, और बाकी एक प्रोफेसर बाजू में खड़ा है, वो लास्ट में 5 मिनट में उसको काम करेगा। 250 इंटरव्यू दे आर गोइंग टू कंडक्ट इन 6 आवर्स टाइम स्ट्रेट। मैं बोला यार कमाल हो गई भैया, ऐसे MBA में मुझे तो कभी नहीं पढ़ाना ना कभी सीखने जाना है, बट दैट साइड अपार्ट। सो टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू इम्पैक्ट अस, क्लाइमेट चेंज इज अ रियल डेंजर, फ्यूचर इंस्टीट्यूशंस, फ्यूचर रेडी मतलब हमारे इंस्टीट्यूशन कैसे होंगे उसके बारे में हमको सोचना है, स्पेसिफिकली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज एंड विमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस। और ये सब करते करते हाउ डू वी प्रमोट डेवलपमेंट एजेंडा इन ट्राइबल रीजन एज वेल एज अदर पार्ट्स ऑफ द रीजन विच आर लैगिंग बिहाइंड, डेफिसिट की बात हम करते हैं, तो हाउ डू वी सॉर्ट ऑफ एक्सेलरेट दैट। आई थिंक दैट्स द broad title of this particular panel discussion. So thank you once again to BRLF. My request to panel members would be थोड़ा सटीक, थोड़ा पिन पॉइंट करेंगे, बिकॉज ऑल आर एक्सपीरियंस पीपल। तो SAG हमने 1972 में वो गांव में जाके कैसे रात में मीटिंग की ये मत बताइएगा, ऑल ऑफ अस हैव डन दैट। सो कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, come to the challenges, share your experiences, of course anecdotes. I am happy that we have Didi from Jharkhand, and so she will also explain हिंदी में। आप बिल्कुल बिना हिचकिचाते हुए बात कहे, मॉर्निंग में भी हम लोगों ने सुना है कि ऑल ऑफ अस आर बाइलिंगुअल। ओरिया में भी बात कर सकते हैं। आई थिंक आई कैन फॉलो एज अ मराठी लार्ज पार्ट ऑफ ओरिया, असमीज ऑल्सो आई कैन फॉलो, मोस्ट ऑफ अदर्स ऑल्सो कैन फॉलो, दोज हू फॉलो हिंदी, दीज लैंग्वेजेस आर क्लोज टू आवर हार्ट। तो बिल्कुल बिना हिचकिचाते हुए बात करिए, एंड देन लेट्स सी हाउ वी गेट questions and answers, questions from the audience, so that there is a interaction. So Pradyot, you would like to go first, or Didi you would like to go first? कैसे भी दीदी आप शुरू करिए, जैसे जैसे आपको जी। सबको मोर नमस्कार। मो ना हूँ लाकी जानी, ओडिशा से, कोरापुट, सिमलीगुड़ा और पटांगी ब्लॉक में हूँ। और BRLF और APS प्रधान का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आज जो जगह में हूँ काढ़ी हूँ उसका वजह से मैं काढ़ी हूँ। कभी सोचा नहीं था कि ये जगह में काढ़ी है कर मैं हिंदी में बोल सकूँ। मेरा हिंदी में बोलना से थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि मैं ट्राइबल लोग से आ रहा हूँ। उस कम्युनिटी में हमारा 5 कम्युनिटी रहती है, अपरजा, गोदवा, कोबी और माली लोग संप्रदाय का। यहाँ पे भेदभाव अधिक है, क्योंकि वो लोग खाने से हम नहीं खाएंगे, वो लोग छूने से हमें नहीं जाएंगे। इस परिवार हूँ मैं बड़ा हुई हूँ, और अभी 4 साल हो गया APS का साथ जुड़ी हुई हूँ। वो लोग हमको आगे बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग वगैरह मेरे को स्ट्रेंथन किया है। और बोलने के लिए मैं पहले तो बोलने के लिए और काढ़ी खाने के लिए मेरे को बहुत बड़ी बात है। मैं आगे आने से सोचता रहा था, क्योंकि कंफर्टेबल नहीं है, हिंदी में नहीं बोलना है, ओडिया में बोलूँगी जी। पटांगी सिमलीगुड़ा रे बहुत माने आदिवासी लोक रहुचंती, काहेकि कि सेठी माने एते डेवलप न कहिले चले, किंतु जेतेबेले BRLF आमर प्रधान आउ APS आसिकी बहुत आगो को बढ़ाई माँ मानू। माँ मैंने आम चुली आगो को आसवाटा बहुत कष्टकर थिला। जेपरिकी 2 जन पुरुष जदि छिड़ा होते आम लुगा को माने बंद करिकी, मुह को बंद करिकी
माने अलगा आड़े की जाउथुलु पछ आड़े सब बेला हमर जगह थिला किंतु आज हमर यही ट्रेनिंग माध्यम रे मां मानन को आगो को बढ़े की जो आप उड़िया में बोलिए, मैं थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट कर लूंगा। तो नहीं, बाकी सब लोग नहीं कर पाएंगे तो इसीलिए हाँ बोलिए। एबे वर्तमान आमर 2टा ब्लॉक को नहीं करी 6000 मेंबर नहीं कि गोटे आंचलिक महिला फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी बोली हमें गठन करिचु महिला चाषी मानन को नहीं की। दीदी बोल रही है कि हम लोगों का 2 ब्लॉक है, 2 ब्लॉक में कोरापुट में सेमिलगुड़ा पटांगी 2 ब्लॉक हैं। 2 ब्लॉक में हम लोगों का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्लस्टर प्रोग्राम चल रहा है और उसमें हम लोग ने एक आंचलिक महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी किया है जो कि अभी 4 साल पुराना है और चल रहा है अभी। सेटारे आमे ने 3 कैटेगरी लोक माननकु जो माननकु 5 एकर अधिक जमी अछि से माननकु दनी बोली भाबिथिलु आ 2 पॉइंट रु 5 पॉइंट अछि से माननकु मध्यवित्त आ 1 एकर आ जो माननकर टोटल जमी नै से माननकु आमे सेटा को मिसेइछु। 3 कैटेगरी में इन्होंने फार्मर लोगों को डिवाइड किया था। जिसके पास 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है वो लोग बड़े चाषी हैं और कुछ मध्यमी चाषी हैं और जिनके पास बिना कोई लैंड भी नहीं है वो लोग खुद चाषी या लैंडलेस हैं, ये बोल रही है दीदी। सेटा आमे करिथिलु कोन जो मानकर चाष तो नाही माने जमी तो नाही से माने कोन करिवे तांको पई भी आमे कोन करिथिलु लाइवलीहुड पई बोली छेली कुकुड़ा पई तांकर प्लान करा हेतिला। चाष और लाइवलीहुड दोनों के लिए उन्होंने प्लान किया था, लाइफ स्टॉक भी प्लान किया था। आगो को आमे सेमती प्लान करी कि सेटरे हमर 2टा ब्लॉक को नहीं करी बीओडी को आउ बीएम को बाछिथिलु 10 जण मेंबर को नहीं की। इनका फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में अभी 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। इन्होंने खुद इलेक्शन करके चुना हुआ है अपने जो भी प्रगतिशील महिला हैं उनके एरिया में, तो उन्हीं से ही उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुना है और उसी कंपनी को भी चला रही है। एबे वर्तमान आमर 6000 मेंबर रु 3000 मेंबर मिसी सरलेनी आमर आगो को गोल अछि कि 10000 मेंबर को सेठी जोड़ी के आगो को नेबो बोली समझ गए ना। एबे वर्तमान आमर गोल अछि कि जते बेले आमर फंडिंग मिली थिला माने मिशन शक्ति रु कि आमर मिशन शक्ति देई थिला जदि पॉन्ड भी दउ नहांते एबे निजे पॉन्ड बनेबू आउ आगो को हम बारको रखी को आगो को बढ़ेबू आउ निजर ब्रांड बनेबू आउ जेमती कि आमर जतकी भी प्रोडक्ट बाहरुची आमर विनर्स क्रॉप निया हेथिला पीजी मानकु से विनर क्रॉप अनुसार आमे आगो को केमती ब्रांडिंग करी कि निज माने देश सारा आमे पेलेबू आमर ताकत सेमती रखी। दीदी वही बोल रही है कि हम लोग का प्रोड्यूसर ग्रुप में कंपनी में अराउंड 3000 महिला जुड़ी हैं। उनका टारगेट है अभी 10,000 महिलाओं को और जोड़ने के लिए, प्लस उनका मार्केटिंग ब्रांडिंग पूरा पैकेजिंग करके अभी कुछ प्रोडक्ट बेच रही हैं और वो सारा प्रोडक्ट बेचेंगे आगे जाके और भी अधिक करके बेचेंगे। मिशन शक्ति जो है गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा उनको प्रोड्यूसर कंपनी करने के लिए कुछ पैसा दिया हुआ था कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और कुछ वर्किंग कैपिटल दिया हुआ था, तो वो पैसा खत्म भी हो जाएगा तो भी ये लोग अपना फंड रेज करके शेयर होल्डर मोबिलाइजेशन करके उस कंपनी को डेफिनेटली और आगे बढ़ाएंगे और सारा देश में अपना सामान बेचेंगे। आगे हमर माने गोटे हमर जो कोविड टाइम रे बहुत हमर ताकत मिली थिला केमती कि हमर जतकी भी वर्कर थिलु माने निज निज घर को जाई कि से मानको केमती कॉन्फिडेंट सहित आमे से मानको सहायता करिथिलु जेमती पैकेज हमर एपीएस देई थिला घर घर को आउ तांकर पनी परबा जते बेले उत्पादन हे जाउतिला बिक्री करि पारु नथिले आमे सेटा को केमती बिक्री हेबो आमे अन्य अन्य दुकान को हो को बाजार को हो आमे सहायता करिथिलु सेठी हमर एक्सपीरियंस बढ़ी जाईछि आमे आगो को बढ़े पारबो आउ नुआ नुआ वेंडर को केमती खोजबो आउ तांकर इनकम को केमती डबल करबो आउ एबे हमर इनकम भी डबल हेलानी केमती माने मां माने बुझी गलेनी कि आम समय भी बंची जाउछि माने जीवा आसबार निजे जाई कि बिक्री करूथिले जेहेतु से माने निजे जाउ नहांती कंपनी जाउछि तांको पाखकु समय भी बंची जाउछि आउ तांकर माने दिन सारार परिश्रम भी बंची गला टंका भी गाड़ी भड़ा रे माने बंची जाउछि आउ समान प्राइस को भी से माने ठीक उचित मूल्य रे बिकी पारुछंती। दीदी ये बोल रही है कि जो पहले का चैलेंज था कि मार्केटिंग नहीं हो पा रहा था, वेजिटेबल प्रोडक्शन हो रहा था, मार्केटिंग नहीं हो पा रहा था, पेरिसेबल प्रोडक्ट लॉस हो रहा था, लेकिन अभी उन्होंने प्रॉपर्ली मार्केटिंग कर रहे हैं प्रोड्यूसर कंपनी की तरफ से। जो भी हम लोगों का प्रोड्यूसर ग्रुप्स हैं, जो भी महिला हैं, उनसे कलेक्टिव करके ही वो लोग प्रोड्यूसर कंपनी में बेच रहे हैं, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन का टाइमिंग खर्चा सब कम हो रहा है और आमदनी बढ़ रहा है।
आउरी अधिक आमर रहुची इनपुट रो आउ आउटपुट रे माँ माने जहाँ भी उत्पादन करबे सेटा को कंपनी को बिक्री करबे इनपुट रे जहाँ भी सीड जाउची आमे प्रोवाइड करूछु डोर टू डोर जाइकी माँ मानू आउ ता सहित आमे प्रैक्टिस कराउची एनपीएम जेमती कि सार को प्रयोग मोर गोटे एक्सपीरियंस हैला आमे प्रथम तांको सार बिना सार रे माने केमिकल न करी कि निजे बनै कि निजे जमी रे दियो बोले आमे प्रैक्टिस करैतिलु किंतु मोर कंपनी रो लाभ देखि कि मु लाइसेंस करली माने पेस्टिसाइड रो तापर मते उल्टा क्वेश्चन कले दीदी तमे तो मना करूथिलो आ सार तमे काई के आनुचो सेटा मोर भी कष्ट हैला आ मु सेटा आगो को आनबी नै मन पे ही प्रैक्टिस करेबी बोले आगो को रखी छी। दीदी वही बोल रहे हैं कि पहले वो लोग ऑर्गेनिक मैन्यूर्स यूज करते थे और अभी आज के प्रैक्टिस में वो लोग खुद नॉन पेस्टिसाइड मैनेजमेंट और ऑर्गेनिक मैन्यूर्स खुद बना रही हैं ग्रुप में और उसी को पीसी के माध्यम से बेच भी रही हैं और ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को ही ज़्यादा वो लोग महत्व दे रही हैं सारे प्रोड्यूसर दीदी लोग। और आगो को जो ग्रांट भी मिली मिशन शक्ति तरह माँ मानकर बेलू एडिशन करिकी जिंजर को अधिक केमती रॉ मटेरियल किणी की तांको माने स्लाइसिंग पाउडर करिकी बाहर को बिकवा पाए निज ब्रांडेड तैयार करिकी सेटा भी हमर प्लान चली पटांगी एरिया पाए 50 आउ सिमलीगुड़ा एरिया पाए 50 100टा मशीन आसबो आउ माने ब्लॉक को बड़ बड़ मशीन भी आसी सारलानी ताको आमे एबे प्रोसेसिंग रे रखिछु आगो को बढ़िछु। दीदी वही बोल रहे हैं कि उनके एरिया में बहुत जिंजर होता है, ठीक है, तो जिंजर को वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे ये उनका भी नेक्स्ट कुछ ये साल में टारगेट रहेगा और गवर्नमेंट से भी उन्होंने ऑलरेडी प्रपोजल दिया हुआ है। कुछ छोटे छोटे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इक्विपमेंट उनके पास आएगा और दोनों ब्लॉक में आ जाएगा तो वो लोग जिंजर का वैल्यू एडिशन करेंगे लाइक जिंजर स्लाइस और जिंजर पाउडर, उसको भी वो लोग मार्केटिंग करके अपने प्रोड्यूसर कंपनी में बेचेंगे। थैंक यू। I'll just note 2 keywords for Bala because you are coming at the end. NPM दीदी mentioned विषमुक्त खाना और विषमुक्त खेती is probably one of the future जो सब लोग बात कर रहे हैं। दीदी talked about NPM और value addition वाली भी बात कही, numbers वाली भी बात कही। प्रद्योत में भी I'll invite you now from Odisha to Northeast. संस्थाओं के बारे में आपका कैसे अनुभव रहा and of course अब हाँ sure. That said, then I can remind you a bit early, but yeah. But go ahead. Take your time. Hi, good afternoon. इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बोलूँगा। हिंदी थोड़ा सा आजकल वीक हो गया है। मैं अपना करियर एक्चुअली झारखंड एंड छत्तीसगढ़ में स्टार्ट किया था एंड उस समय तो इंग्लिश हिंदी का अच्छा ही था, बट ऑफ लेट लास्ट 10 years आई हैव बीन इन असम, सो थोड़ा सा वीक हो गया है। बट आई ट्राई कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके बोलूँगा। बट जितना शुद्ध हिंदी आज सुबह से यूज़ हो रहा था, आई डोंट थिंक सो आई मतलब इवन वेरी क्लोज भी जा पाऊँगा। बसंत जी इज नोटिंग, हंस रहे हैं। सो मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूँ। आई कम फ्रॉम असम एंड देयर आर 7 sisters and 1 brother. There is 8 states in all. The brother is Sikkim and the other 7 states are all are sisters. That's a unique, and we are a region, very small region है, separated by the chicken corridor, chicken neck जिसको बोलते हैं, सिलीगुड़ी के पास, और उसमें more than 200 I think ethnic communities है, and the population is also very less. I think total India का जो population है उसमें से I think hardly 3% or 4% होगा, even land mass also. So many times I think थोड़ा insignificance भी लगता है. We are also isolated भी है, and it's one of the reason where 98% of our borders are with international borders. So geopolitically very important, but many times there is a sense of alienation. So over the last many decades there were a lot of nationalist, sub-nationalist movements भी चल रहे थे. But of late there has been a lot of peace, a lot of these things. So that is a positive thing for future, which actually जो हमारा जो lives and livelihoods के ऊपर भी impact हो रहा है. There has been a lot of development. But the question again is coming that what kind of development promote हो रहा है. There's a lot of capital intensive, resource intensive development दिखा जा रहा है. Like a lot of infrastructure is being created, a lot of roads, which is good, but many times it's also in the cost of ecology and environment, also at the cost of indigenous knowledge and technology. So probably when we talk about future readiness, I think we also have to keep in mind that कैसे हम local indigenous knowledge and technology को हम लोग conserve कर पाए, preserve कर पाए, and make it also in a manner which is
मार्केट सेंट्रिक, सिर्फ नॉलेज को एक्सोटिसाइजेशन बनाने से भी नहीं होगा. So that's one point that I want to highlight. Of late, I think what Ajit was talking, that climate change is a reality. अभी हम लोग last 10-15 years में जो देख रहे हैं कि temperatures have increased by at least 1.5 to 2 degrees. The rainfall patterns have drastically changed, which is creating more floods. There has been almost a 27% increase in the extreme rainfall conditions in a short span of time. 57% increase in the per day rainfall. This thing, Assam and other parts of Northeast already gets more than 3,000 millimeter, but that is also concentrated in very limited time span. So now floods, droughts, soil erosion are major challenges. Assam and other parts of Northeast has the highest concentration of inland migration because of various kind of natural calamities. Of course, there are also political reasons also, I not go into that, but because of various kind of ethnic strifes and natural calamities, there has been lots of migration. So there has been migration in the morning session. I think somebody was talking about migration by choice, by pull factor, but there has also been migration by push factors. Like most of the unskilled and semi-skilled laborers now in South India or even in Western India are from Northeast. And also there is a lot of youths migrating in the hospitality sector and other service sector also. That is a potential. I think we need to harness that potential, this thing. Now, because of this climate change, this thing, it is definitely affecting the lives or livelihoods of small and marginal farming households. Now in Assam, for example, almost 85% of the households have less than 1.1 hectare of land, that is 7.5 bighas of land. And in usme se bhi, I think the bulk of the households have less than 3.38 hectares of land. So that's a very small land parcels. Now landlessness, land alienation is becoming increasingly high. And many of the farmers are now adopting the land are into monocropping, like rubber plantation, which was adopted the Kerala model. In Tripura now, entire biodiversity is almost gone. Now only it is rubber plantation. Same is in other parts of Assam. Now palm oil, hill broom, these are all now plants, cross species that has been also promoted, which might have livelihood factors, immediate economic returns, but I'm not very sure that long run how the carrying capacity of the resources will be maintained. So maybe when we talk about resilient communities and institutions, we have to also think about the future carrying capacity of the resources. Now, many places the forest, this thing is also now coming, so getting down. And Northeast is one of the most biodiverse hotspot, but because of rapid industrialization, urbanization, I think many species are also getting lost. So I think when we talk about institutions, I'll categorize into three kinds of institutions. What we have been also working with, and BRLF also has been working with at least two sets of institutions. One is the traditional institutions. Now every village, every or tribal communities have their own traditional institutions. And these are very vibrant institutions going on for generation, and they do a wide range of things. So is there any way of strengthening these institutions? Because many times as a civil society, we tend to ignore these institutions. Then there are like institutions which I think in BRLF also in our project that is ongoing, the Dongban committee, the diverse, Dong means is the diversion based irrigation, which is a major irrigation source, and in many villages, especially in Lower Assam, in the foothills of Bhutan, these are very vibrant institutions. But of course, there is a scope of improvement in terms of gender participation. This is very male-dominated institutions where the महिलाओं का participation हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं. That's where the civil society role comes in. The governance part of this institution is an issue जिस पे हम लोग को काम करना है. The second set of institutions are the community institutions like self-help groups and its different tiers, and also the farmers producers organizations like FPCs. There, I think the cluster level federations now जो NRLM का umbrella में बनाया जा रहा है, उसमें I think there is a huge scope of involvement of civil societies and also complementing the role of the government setup, especially in terms of the decentralized planning. I have been part of the annual action plan of many of these CLFs, and I think the DDs also see a lot of value कि हम कैसे the planning exercise को हम make it more democratic, make it more participatory, and they are eager to be participating. So I see a lot of, and the financial prudence. Now in Assam, for example, each of the CLFs has financial inflow of close to 3 to 4 crores. That's a huge money. I think if that amount is properly utilized, it can actually make a lot of dent into the credit availability gaps. So there will be a
suggestion that if the FPOs and the CLFs can somehow make an institutional arrangement. So FPOs are struggling with working capital. Even the 10,000 FPOs का जो हम लोग का program चल रहा है, वहाँ पर working capital is a major issue. So I think Bala coming from Samunnati will also I think shed light on that. So if the CLFs with their kind of credit thing, if that can be harnessed somehow. The third level of institutions, I would say that the statutory institution like the panchayats and the village council development committees, like 6 scheduled areas. Bhaskar sir is here. I think there is a lot of now openness on the BTR administration to also strengthen the grassroots governance. I think if we, as a civil society, if we can also complement that, because the VCDCs also have a lot of requirements around the entire OD part, organization development of the 6 scheduled areas. In Assam, there are many districts. In fact, I think there are 8 districts which have 6 schedules. Then there is Meghalaya, entire state is a 6 scheduled area. Even Mizoram is a 6 scheduled area. So there are, and even in other states like Manipur, where there are or Tripura, where there are autonomous councils, there is a fair degree of devolution of powers. So how do we strengthen these institutions? Now I think going ahead, if we are to make a future ready institutions, हमको अगर climate change को हम लोग को देखते हुए लाना है, मुझे लगता है कि एक तो decentralized planning, दूसरा है जो convergence. हम कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग सोर्सेज ऑफ फंडिंग, सोर्सेज ऑफ नॉलेज, सोर्सेज ऑफ टेक्निकल सपोर्ट के साथ हम काम करा पाए, ऑर्केस्ट्रेट करा पाए. आई थिंक somewhere the civil society is also work in their own silos. We still shy away from working with the panchayats, working with the government departments. I think that will come from an appreciation that the departments or the government machinery and also the panchayats are quite capable of delivering the services. I think from our side also that mindset change has to come in, and the institutions also had to be trained. I think the FPOs that are promoted by NGOs and many times dependent on the NGOs and also the projects. The moment the project ends, I think sometimes there is a withdrawal, and where the FPOs or the institutions also collapses. So from the day one, can we give that message that this is a people's institutions? The 3 pillars, governance, membership and the operations are self-sustainable hona padega. Then the promoting organization can only act as a catalyst from outside, but cannot be the survey sarva of the institutions. So that I think also is a mindset change that we have to this thing. And I think some level of funds, kind of revolving fund where money has to be there, market linkages, like in our areas where the price fluctuations are so high, like ginger for example, last year it was 80 rupees per kilo. This year it has fallen down to 20 rupees per kilo, because many times there is no cold storage, there is no supply chain, there are also a lot of cartels and monopolies. So can there be a community run, community managed post harvesting infrastructure, cold storages and all? It's difficult but can be tried out. Similarly, the safety buffers, like for example insurance. Now, because of climate change, or I don't know why I don't have any research doing that, but African swine fever, for example. Now, in the last 5 years, because of African swine fever, which doesn't have a vaccine, many communities, especially the tribal communities, have given up doing pig rearing because no vaccine is there, and there is not a single like insurance companies who is willing to take up vaccination for the small ruminants like piggery or goatery. We have tried hard, but not possible yet. So can we have some kind of a funds for that also, like community managed insurance this thing? So yeah, I think these are some of the things. And the last point that I would like to make is that on at the family level also, how do we make decentralized planning around resources? Soil health is a major issue. Water harvesting is a major issue that we have to invest upon. There have been that leveraging money from the Manrega under IBS is I think that has to be tapped. And agroecological practices, as Didi was talking about, that आने वाले समय पे I think ये जो पारंपरिक कृषि है, but उसका भी बहुत सारे school of thoughts है. There are many school of thoughts. आंध्र प्रदेश का एक अपना school है, अलग-अलग का practitioner का अलग school है. Can in the northeast context can we standardize it, and can we think of in a commercial basis, not just in a छोटा सा हंडी दवा दे दिया, but it can be branded and packaged and done in a commercial basis through the FPCs or the CLFs. So I'll stop here. Thank you, Pradyut. So one hint that he clearly gave is diversity is probably one
solution for having a resilient thing, whether it is diversity of crops or diversity of institutions. I think that's a very important point. And one way to also be future ready is to sort of look for possible deficiencies and then try plugging it right away. I am happy to invite now Rashmi ji from Harsha Trust, again to Odisha from Northeast, and then we have a colleague IS officer Mr. Bhaskar from Bodoland. So in a way this panel is dominated by East and Northeast, but I think that's important because just for the sake of information, I also taught in Northeast as a college volunteer early 80s, when some of you probably would also be doing similar things. So when you say Northeast, I have a very intimate experience of Northeast. I taught for 2 years in a tribal school in Nagaland. So Nagaland is also represented on this panel. Yeah, thanks Ajit. I think I'm going to talk from my own grassroots experience of working as a CEO of a cooperative during my Pradhan time, anchoring a study on status of FPOs in India during my association with BASIC, the livelihood school, and now in Harsha Trust of promoting 50 FPOs under various programs, be it agriculture production cluster or 10,000 schemes. I think I have a lot of mixed experience. I'm going to focus on some of the learnings. ये मेरी क्या learnings में किस तरह के journey and किस तरह के learnings में I'm going to focus, keeping the future ready institutions into the consideration. For me, future ready institutions, I think looking at the current context, I think first and foremost will be creating robust institutions. And in terms of robust institution, I think I have reflected some of the points, put together some of the points. I think the first point that I would like to highlight is on the design principles. I think कोई भी enterprise में कोई ना कोई एक entrepreneur होता है. And community-based institution FPC, who is the entrepreneur? ये बंदा है कौन? चेयरपर्सन है, प्रेसिडेंट है, चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट है, या CEO है, या प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशन का कोई बंदा है, बट कोई ना कोई तो बंदा चाहिए who is actually the real entrepreneur. And उनकी entrepreneurial capability के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होता है कि ये FPC की परफॉर्मेंस क्या होगी. आज हम 50 FPOs हर्षा ट्रस्ट के हम देखते हैं, and it varies the performance, the status varies. One important consideration is that ये FPO में कौन entrepreneur है. I think that's the point that I would like to highlight even for the future. The second design principle that I would like to talk about this, what I think Pradyut has touched upon, the three constitute of an institution: membership, governance and operations. देखा जाता है, and हमारा अपना experience ये कहता है, ये blurring of governance and operations, ये दो पिलर की जब blurring होती है, एक दूसरे के स्पेस में जब घुसे हुए रहते हैं, and there is a lot of expectation कि board member, सब लोग board member उतर जाइए, कर लीजिए, there are a lot of expectations board member के ऊपर में रखी जाती हैं. I think it creates a problem in the institution. So जितनी जल्दी ये शुरू से sort out हो that who is the operating structure, operating operations and governance को अलग रखना, I think that's a big learning that we have. The third, I would like to talk about the members' centrality. A lot of discussions are happening. One district, one product. What is this? I think the importance is that there has to be a stickiness of the members or the shareholders with the FPO. वो stickiness, वो engagement को बजाय रखने के लिए वो member का जो portfolio है, because आज जो सुबह बात हो रही थी, the tribal, especially the tribal households are engaged in a diversified portfolio of livelihood activity. And वो पूरे साल में अगर हम देखेंगे सिर्फ खेती नहीं करते, there are other commodities that they deal with, be it NTFP बोलिए, be it livestock बोलिए. So कैसे वो FPO वो services उनको दे सकेगा जो member की need है, which we felt very useful कि किस season में कोई आंवला कोई
कलेक्शन हो रहा है या जैकफ्रूट कलेक्शन हो रहा है जबकि खेती नहीं है, एंड द एफपीसी इज एक्चुअली स्टैंडिंग बिसाइड्स their members and providing that service, and that really help to build that stickiness of the members with the FPO. I think the next point I would like to highlight is there's an interesting dilemma that goes with the promoting institution and the FPO. Promoting institution और even FPO में भी वो percolate होता है कि member को सबसे ज़्यादा benefit देना है कि इंस्टीट्यूशन को रन करना है. ये प्राइसिंग ऑफ द डिफरेंट ट्रांजैक्शन की, अगर आज किसी ने हल्दी उठाई है फील्ड से और उसको बेचना है तो वो कितने रुपए में कितने भाव में वो मेंबर्स को देगा वापस, ये जो डिसीजन है, द प्राइसिंग का डिसीजन है, वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा दिल से होता है आज के तारीख में. दैट कि सब कुछ फार्मर को सबसे ज़्यादा बेस्ट प्राइस मिलना चाहिए, शायद उसी लिए एफपीओ बना है, बट भूल जाते हैं कि वो इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए जो कॉस्टिंग होनी चाहिए, जो प्राइसिंग होनी चाहिए, दैट इज नॉट कैलकुलेटेड एंड टेकन इनटू कंसिडरेशन. सो एक वो कॉन्स्टेंट डिलेमा चल रहा होता है ये थॉट प्रोसेस में कि ये कैसे हम करें, ये प्राइसिंग को हम कैसे डिसाइड करें, एंड विच is very, very important when we are really talking about a robust institution or a sustainable institution which can take care of its own operating costs. If I compare APC program, I mean FPO promoted under various program under 10,000 scheme, I feel very strongly that ये जो organically बने FPOs हैं और जो shortcut में बने FPOs हैं, there's a hell lot of difference. There is a stark difference between the two sets of FPO. जो जिस जगह पे surplus नहीं है वहाँ पे आप FPO को थोप देंगे, it's not going to work. So it's very important to generate that surplus in the area, and we have seen that when it comes to agriculture production cluster, जब जैसे surplus आता है, there is a dependence of the members on the FPO. Through that FPO, the members increase their area, increase their resource utilization and effectively utilizing that. So I think when we are really talking about future ready, I think it's very important to take into this consideration. There is one more thing that I feel very strongly about. How do we see the FPO performance, the turnover vis-a-vis the gross profit? We could see that there are many FPOs chase एक करोड़ करना है, 2 करोड़ करना है. हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, बहुत सारे प्रोग्राम्स में ये टारगेट होता है 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़. एंड देयर आर कमोडिटीज, डिफरेंट कमोडिटीज डिफरेंट मार्जिन देते हैं. सो आई थिंक सो द FPO need to really equip themselves with that business acumen to decide that कि कौन सा product line को कैसे बिठाना है, which product line actually gives the more business. I think that is something that needs to be built in order to have a robust institution. And which I think Pradyut was talking about, sometimes NGO सर्वसार बन जाते हैं. I think एक structured institutional development services कभी नहीं मिलता है, मुझे लगता है. It's just ad hoc manner से हम institutions को promote करते हैं, but there is a need to have a structured institutional thing. I think there are other issues in terms of capability. There are a lot of staff attrition happens because of different projects. से जैसे ना आपका CBBO projects में ये 10,000 के बहुत सारा पैसा सही से मिलता नहीं है. There are a lot of attrition that happens. Board capability in terms of we work with a lot of women FPOs. We also see that the literacy level, so how do they monitor the performance of the FPOs? These are some of the challenges that they're seeing. I think in terms of building a robust institution, the compliances, since the FPCs are registered under the Producer Company Act and just all the compliances are applicable to them, it's very, very complicated, and it's very difficult for the FPCs, some of the accountants, to manage these issues. Our learning is that it requires assistance, and in fact at our organization level we have come out with a team which we say them as FPO vertical, which really helps these FPCs to deal with these kinds of issues and build their capability in a systematic way. Just a last point. I think
Our experience of working with women FPOs, जब हमने एक वुमेन एफपीओ की विजनिंग करते हैं और एक मेल एफपीओ की विजनिंग करते हैं, बहुत डिफरेंस आता है. आई थिंक द विजन स्टेटमेंट में ही वुमेन एफपीओज दे रियली टॉक अबाउट their identity. They see that ये एफपीओ से हमारे महिलाओं की आइडेंटिटी बनेगी फार्मर से. So the expectations of the women when they join the FPO or they constitute the FPO, that's the expectation that the women have I mean in comparison to the male. So I think different sets of expectations, different sets of capability comes into picture when it comes to women FPO. And in terms of the future, I think there are many points. I think climate change, technology. So the FPO को अपने आप से capable बनाना होगा. न्यू टेक्नोलॉजीज को जो फार्मर्स की एस्पिरेशन है, लाइक माइग्रेशन होने वाला है. आई थिंक इन फ्यूचर में कॉर्पोरेट्स घुसने वाले हैं गांव में, तो एफपीओज विल बी सीन मियर एज सप्लाई चेन एग्रीगेटर्स, सप्लाई चेन एक्टर्स. वो जब वो करेंगे तो क्या मेंबर सेंट्रलिटी को वो लोग बचाए रख पाएंगे? आई थिंक दीज आर सम ऑफ द इश्यूज दैट आर गोइंग टू कम अप सून इन फ्यूचर लुकिंग एट द ट्रेंड. थैंक यू रश्मि जी. आपने वो जो स्टिकीनेस वाली जो बात कही, उसको स्टिकीनेस को हिंदी में शायद चिपकना या चिपकाना ये कहते हैं. मे बी चिपकना माइट गिव अ लिटिल बिट ऑफ अ पॉजिटिव न्यूट्रल टू निगेटिव काइंड ऑफ थिंग. तो आई थिंक जो आपने कहा इसमें से मेरे समझ में जो बात आ गई कि मेंबर सेंट्रलिटी जो प्रोसेस तुषार शाह's argument has been for last 25 years, how central, how critical is the institution in the life of the member. And Amul is a classic example of that. For 60 years, Amul, come what may, flood, riots, drought, this government, that government, there was not a single milk holiday. Not a single day milk collection has stopped morning and evening. Whereas in my state, where I come from, there have been milk holidays. बहुत ज़्यादा विंटर में मिल्क हो गया तो कोऑपरेटिव ने हाथ ऊपर उठा दिया कि आज बॉस आज कलेक्शन नहीं होगा, अपने आप नहीं संभाल लो. सो हाउ सेंट्रल इज, हाउ क्रिटिकल इज द ऑर्गेनाइजेशन सर्व वर्किंग टुवर्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स इज व्हाट रश्मि जी इज टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ स्टिकीनेस, चिपकना. ऑर्गेनाइजेशन मेंबर के लिए जितना सोचेगी उतना मेंबर भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचेंगे एंड देन इट विल बी अ म्यूचुअल रिलेशनशिप. एंड आई एम गोइंग अ स्टेप फर्दर, जो आपने कहा नहीं, in future ready, many of the community institutions might be seen as a conduit by the government of this or the government of that to deliver as a pipeline of services. LPG भी बनाओ, चूल्हा भी बनाओ, राशन भी डिस्ट्रीब्यूट करो, फलाना करो, ढमका करो. In my personal opinion, community institutions are not delivery mechanisms for the last mile. Community institutions have formed themselves to do certain agenda that they think it is important in the interest of members. They are not last mile delivery. Government के पास there are many apparatus for the government to do that. There is a whole administrative mechanism to do that. The government can think of alternate mechanism, but there has been a tendency, and it might also get aggravated in future, कि भाई they are the last mile kind of a delivery pipeline. ये delivery pipeline हो से member centrality जो चिपकने वाली बात का stickiness वाली, that might come under a big question mark, which is a point of debate. People would have different opinions about that. Community institutions, the whole purpose of forming them is to serve the interests of the members primarily, to the extent of 99 and 100%. Rest other things can wait. That's my opinion. But stickiness knowledge जो आपने बात की, वो member centrality बहुत important है. I'll invite Mr. Rakesh. In the morning we heard Pramod ji from the Bodo Autonomous Region, and Rakesh ji. So sorry, Bhaskar ji. Sorry, you come after that. You come after that. As a donor, you come after that. So, Mr. Bhaskar, yeah, please, and maybe introduce yourself, sir, please. Maybe in a couple of lines before you begin. Namaskar, Khulum bhai. Very good afternoon to everybody. Distinguished guests present over on the dais, and the distinguished officials, non-officials, and other members from different organizations over the country who have gathered here. Firstly, a little correction. My name is Bhaskar Jyoti Rajbangshi and I am from the State Civil Service. And मैं अभी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में लगभग 3 साल काम कर रहा हूँ एज डिप्टी सेक्रेटरी. वहाँ पे मेरा प्रमोशन भी हुआ तो मैं जॉइंट सेक्रेटरी भी बन गया. बेसिकली मैं ज्वाइन किया था एज ए मजिस्ट्रेट, एंड देन मैं एक
रेवेन्यू ऑफिसर की काम कर रहा था। तो वहाँ पे 3-4 हम लोग के वहाँ पे सर्कल ऑफिस बोलते हैं, रेवेन्यू सर्कल ऑफिस, तो शायद बाहर इसको तहसील बोलते हैं। तो मैं वहाँ पे ज़्यादातर काम कर चुका हूँ। और बोडोलैंड में जब आया तो यहाँ पे विभिन्न विभाग है, एक छोटा सा मिनी सेक्रेटरीट आप मान लीजिए काउंसिल को। तो उस काउंसिल में जैसे कोई भी सचिवालय में पर्सनल, एग्रीकल्चर, PNRD, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वहाँ भी डिपार्टमेंट्स है। तो मैं PNRD का जो डायरेक्टोरेट है वहाँ का मैं इंचार्ज के तौर पर काम कर रहा हूँ। आज 2 साल से थोड़ा अधिक टाइम हुआ है। और बाकी उसके अलावा भी मैं पर्सनल, एजुकेशन डिपार्टमेंट, फूड एंड सिविल सप्लाई जो PDS का बात हो रहा था थोड़ा देर पहले, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लीगल मेट्रोलॉजी, ये सब का मैं भी थोड़ा बहुत काम कर चुका हूँ। तो बेसिकली मैं काफ़ी यंग हूँ एक्सपीरियंस की तरफ से। सो आई एम मोर ऑफ अ काइंड ऑफ अ रिसीवर देन ए गिवर नाउ। जो भी हो, जो आज का टॉपिक है, दिस इज इंडीड वन टॉपिक विच इज़ ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट, और इसमें सोचने वाली बहुत अवेकनिंग और थॉट अवेकनिंग वाली बात बहुत सारे अभी किए हैं हमारे आगे जो बोल के गए हैं। मिस्टर भट्टाचार्य जी, वी हैव बीन in touch for the last few years, at least 2 years, and the BRLF team that has been working with us in the 7 Daimyo districts, Daimyo blocks, Mr. Kuldeep Singh ji, who has been a constant support there, and obviously Himanshu and his team who are at the ground level to execute and monitor all these schemes. तो आज का जो टॉपिक है फॉर नर्चरिंग रेजिलिएंट एंड फ्यूचर रेडी कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस, जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत जो जाना है इस शॉर्ट पीरियड में, मुझे लगता है कि जो भी हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो तो चलते ही रहेंगे। NRLM का बात आप लोगों ने बोला, हमारे स्टेट्स में स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशंस होते हैं। उसके अलावा भी नरेगा के बाद भी आज पहले सेशन में काफ़ी सारा हो चुका है। सरकार सर, आई हैड द गुड फॉर्चून ऑफ मीटिंग हिम, I think during the Bodoland Literary Festival. So his talk then and today as well has been very enriching, and इससे काफ़ी सीख मिलती है कि मतलब एक गवर्नेंस के लेवल से हम लोग इस जितने भी स्कीम्स है इसको कैसे देखें और इसको एंड पॉइंट तक, जैसे उन्होंने बोला कि 100 में से 15% ही जाता है, उसको कैसे वो जो गैप को कैसे कम करे, वो हम लोग ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन कई बार मैंने इसीलिए आपको पहले बोला कि मैं इतना सारा डिपार्टमेंट को हैंडल करने का एक ड्रॉबैक भी है कि आप एक कंसर्टेड एफर्ट आप एक जगह नहीं डाल सकते हैं। दैट्स वाई द ऑर्गेनाइजेशंस लाइक BRLF और TRIF, दे कम इन वेरी हैंडी। तो उनसे हम लोग को वो जो भी थोड़ा सा एक टाइम स्लॉट मिल जाता है कि 1 घंटा 2 घंटा हम लोग बैठ लिए, तो उसमें ही हम लोग एक अप्रोच बना लेते हैं ताकि जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करें। आप लोग को ये मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग के वहाँ पे लगभग 4 लाख वुमेन जो है दोज आर एसोसिएटेड विद SHGs, और उसमें से कई लगभग 2100 विलेज ऑर्गेनाइजेशन है और 70 CLFs भी हैं अक्रॉस दिस 420 VCDCs। ये हम लोग का आमतौर पर ग्राम पंचायत जो जनरल एरियाज में होता है, ये काउंसिल एरियाज में आपको हम लोग VCDCs बोलते हैं, विलेज काउंसिल डेवलपमेंट कमिटीज़, और लगभग 3300 गाँव है यहाँ पे। और जो CLFs है, थोड़ी देर पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ बात हुआ था, थोड़ा टेक्नोलॉजी का भी बात हुआ था यहाँ पे। तो हमारे चीफ सर, ऑब्वियसली ही इज ऑल्सो वेरी यंग, सो ही इज नॉट मोर काइंड ऑफ एन ऑफिस पर्सन। वो खुद निकल के जाएंगे, खुद ही देखेंगे क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सॉल्यूशंस उसको चाहिए। तो वो ही ऑल्सो ट्राइज टू गो इन टू द क्राउड, वो महिलाओं के पास जाके उनका क्या प्रॉब्लम है वो निकालते हैं। तो उसमें से हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूएंसी जो अपना होता है वहाँ पे जब हम लोग विजिट करते हैं, तो वहाँ से उनको लगा कि जो CLFs है कभी कभी मीटिंग्स भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, जो ट्रेनिंग्स होना चाहिए ठीक से वो भी नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए उन्होंने जो भी हम लोग का काउंसिल को थोड़ा बहुत फंड मिलता है उसमें से अभी फर्स्ट फेज में हम लोगों ने 40 क्लस्टर लेवल फाउंडेशंस का हम लोग ऑफिस का काम हम लोग कंप्लीट किया है, और रेस्ट जो 76 है टोटल, तो बाकियों का भी काम हम लोग नेक्स्ट फेज में ले लेंगे। तो इसको हम लोग जोड़ना चाह रहे हैं। हम लोग के वहाँ पे एक और हम लोग स्कीम कर रहे हैं, जैसे बिनेश्वर ब्रह्मो नॉलेज सेंटर्स। दिस नॉलेज सेंटर्स आर नॉट स्पेसिफिकली फॉर दी दिस CBOs or the CLFs or the FPCs or the
SHGs, but then they will be able to use it. These institutions will have digital platforms, ताकि जैसे आज दीदी ने उड़ीसा का इतना अच्छा बात बताया, पहले सेशन में भी दीदी ने अपने स्टेट का इतना अच्छा सो बात बताया, जो एक 1-to-1 इंटरेक्शन करने के लिए जो सुविधा या साधन देना है, दैट द गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइडिंग. तो वो एक छोटा सा काम सर के नेतृत्व में हम लोगों ने किया है. एडिशनली जो हम लोग का जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज बनाने के लिए जो भी NAFPO हो या ट्रेनिंग वगैरह के लिए समुन्नति एग्रो के साथ भी हम लोग का कोलैबोरेशन है वहाँ पे, और ऑब्वियसली ट्रीफ इज ऑल्सो सपोर्टिंग अस. तो इन लोग के जो कैपेसिटी बिल्डिंग का भी काम हम लोग साइड बाय साइड इनके साथ हम लोग करा रहे हैं. और अभी मैडम ने थोड़ा बार पहले ही बताया था कि जो आपका वैल्यू एडिशन का बात बताया, फिर स्टोरेज का बात बताया, तो दिस थिंग्स आर आल्सो बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल. जैसे नेरामेक है, नेरामेक के साथ हम लोग कोल्ड स्टोरेज का काम हम लोग करा रहे हैं. जैसे वो पिगरी का बात मिस्टर भट्टाचार्य ही वाज टॉकिंग अबाउट, तो वी ऑलरेडी हैव अ मिशन देयर इन BTR व्हिच इज कॉल्ड द BTR पिग मिशन, व्हिच एनविसेज or which is hoping that at least 1 lakh kilos of pork could be produced daily. उसके लिए हम लोगों ने डेनमार्क के साथ कोलैबोरेशन किया है, and they are taking up the issue of that technology part या फिर hand holding part. इनफैक्ट एक पिग स्कूल भी आ रहा है वहाँ पे, और काफ़ी सारा ऐसा चीज़ भी हो रहा है. ठीक वैसे ही जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का बात मैडम ने भी बताया, तो आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज, आई डोंट नो इफ यूड बी सरप्राइज. एक बार एक फाउंडेशन का एक सेक्रेटरी मेरे पास आया, तो ही बॉट सो मेनी बॉटल्स ऑफ हनी. तो उसमें वो वाइल्ड हनी था, कोई लिची फ्लेवर्ड हनी था, कोई मस्टर्ड फ्लेवर्ड हनी था. तो आई वॉज नॉट अवेयर कि इतना फ्लेवर का हनी भी मिल सकता है, एंड उसका टेस्ट इज टोटली डिफरेंट. यू कैन नॉट कंपेयर इट विथ एनी ऑफ द हनीज दैट इज अवेलेबल इन एनी ऑफ द एनी स्टोर. तो वो सब में भी हम लोग का काम रहा है. जैसे बक्सा एक जिला है, वहाँ पे दिस हनी इज बहुत अच्छा उसका क्वालिटी होता है. तो अगेन दैट मार्केट लिंकेजेस, वो सब दोज आर गोइंग टू बी चैलेंजेस इन द फ्यूचर. सो उसके लिए भी हम लोग को जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑब्वियसली BRLF, ट्रीफ, दे आर देयर, समुन्नति इज ऑल्सो हेल्पिंग अस. सो ये कोलैबोरेशन जरूरी होगा. समवन हैड टॉक्ड अबाउट द कन्वर्जेंस पार्ट. कन्वर्जेंस वो मीटिंग में ही ठीक होता है. मतलब जैसे पहले सेशन में भी बोला कि अमृत सरोवर हम लोगों ने बना दिया, उसको हैंड ओवर भी CLF को कर दिया, लेकिन फिशरी डिपार्टमेंट का कोई नहीं है, हॉर्टिकल्चर का कुछ नहीं है. सो अभी हम लोगों ने लास्ट ईयर ही प्लानिंग किया था. दिस टाइम वी हैव डिसाइडेड कि नहीं, इस बार पंचायती राज से ही हम लोग इसको करेंगे. जैसे फर्स्ट एक प्रोटोटाइप का बात किया था, तो वी विल डू दिस प्रोटोटाइप ऑन ए लार्जर स्केल, नॉट इन ए सिंगल विलेज और सिंगल VCDC. ऑन ए लार्जर स्केल हम लोग करेंगे, ताकि उसका जो फायदा है, उसका जो डिविडेंड है, लोगों को आए समझ में, वो दिखे. जो दिखेगा फिर उसके बाद ही वो लोग दे विल ट्राई टू इनकलकेट ऑन टू देमसेल्व्स. अदरवाइज जो स्पोरेडिक है, कोई यहाँ कर रहा है, कोई वहाँ कर रहा है, किसी को ये कुछ पता नहीं चल रहा है, और अल्टीमेटली जो एक लार्जर पिक्चर होना चाहिए था, वो नहीं उभर के आ पा रहा है. तो दोज आर वन थिंग्स. लेकिन इसमें जो चैलेंजेस मेरे ख्याल से आने वाला है, ऑब्वियसली दोज आर रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल्स, बिजनेस एक्यूमेंट का बात बोला मैडम ने भी, और जो सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल्स. तो इसके लिए तो थोड़ा एक्सपर्टीज, थोड़ा प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स, ये सब जरूरी है. एंड जो 3 decades ऑफ इंसर्जेंसी का बात पहले बोल के गए हैं, तो पहले तो ये लीव असाइड दिस टेकिंग अप स्कीम्स और फॉर्मिंग SHGs, FPOs. पहले तो ये सब रात को, मतलब यू विल बी शॉक कि आदमी हेलमेट पहन के जाता था तो पुलिस चालान काटता था. द सिचुएशन है सच कि कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई गलती से वो बंदा कुछ काम के लिए आ गया, वो हेलमेट पहन के आ गया, तो उसका चालान कट जाता था. दैट वाज द सिचुएशन. लेकिन अभी द सिचुएशन हैज टोटली चेंज, एंड पीपल हैव नाउ स्टार्टेड टू थिंक कि अभी हम लोग को इस रास्ते पे जाना है. सो दिस इज द राइट एंड अपॉर्चुनिटी मोमेंट वेयर all these aspirations have to be taken care of. उसके बाद obviously the role of federations. Okay. The role of federations in enabling a conducive ecosystem for the producer collectives. Obviously financial inclusion और credit linkages का बात पल्लव ने भी, प्रद्युत ने भी बताया.
बताया है, so those are obviously the revolving funds, the community investments funds, obviously they have the funds, but then उसको कैसे channelize करना है उसको बताना पड़ेगा. And last I'll conclude here. और जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन का बात है, हम लोगों ने बैठ के कई सारे ट्रैकर्स बनाए हैं जो कुछ हद तक काम कर रहा है. ऑब्वियसली इट्स नॉट येट डन विद BRLF. वी हैड एक्सपेरिमेंटेड विद ट्रिफ फॉर दिस PRP, तो उसमें थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हुआ है. सो जो वो इंटर डिपार्टमेंटल वाला लिंकेजेस का बात है, उसका एक ट्रैकर बनाना पड़ेगा. उसका मतलब एक पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी का एक चार्ट बनाना पड़ेगा. नहीं तो क्या होता है, मीटिंग में आएंगे तो दे विल जस्ट टेल कि मेरा, जैसे पहले ही बताया कि मेरा डिपार्टमेंट का ये फंड नहीं है, वो फंड नहीं है, इसका ये प्रॉब्लम है, स्टेट से ये नहीं दे रहा है. तो एवरीबडी इज वर्किंग इन साइलोस. सो उसको अवॉइड करके चलना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग बात नहीं करते रहेंगे और द वर्ल्ड विल मूव अहेड. और लास्टली मैं यही टेक अवे यहाँ से लेना चाहूँगा कि जो एक स्ट्रक्चर्ड कन्वर्जेंस अप्रोच होना चाहिए पॉलिसी इंटरवेंशंस के साथ और फेडरेशंस एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, ताकि तभी जाके एक रेजिलिएंट और स्ट्रॉन्ग जो कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस हमारे फ्यूचर के लिए रेडी होगा. विद दिस वर्ड्स आई थैंक यू सो मच. Thank you. 3 points I sort of culled out of your very valuable contribution. Future ready institutions are essentially technology friendly. You didn't say in so many words, but they are technology friendly. That's what I gathered. They are market friendly and they are ready to collaborate. जो last वाली convergent वाली आपने बात की, they don't work in silos, but they actually work in unison with colleagues and departments. And so, Mr. Rakesh, now maybe please introduce yourself, your organization briefly, and then after Rakesh, I think we have one round of Q&A. Not so much comments, but let Rakesh complete his presentation, and then we have some participation from the audience. Please, Rakesh. चलिए, थैंक यू. थैंक्स. मेरा नाम राकेश काटल है, जैसा बताया गया, और मैं एक संस्था है वेल्थ हंगर हिल्फे, जिसको हम लोग WHH भी बोलते हैं एज अ शॉर्ट फॉर्म. It's a German-based organization working in about 40 countries globally, and I represent that organization here in India. We are actually working with close to 35 partners in about 12 states. So we don't do a direct implementation, and BRLF has been actually one of our valuable partners. I only just learning that we have been working with BRLF for a long time, meaning at least for the last 7-8 years. और मैं एक्चुअली अभी नया ही हूँ यहाँ पे. मेरे को एक्चुअली साल भर ही हुआ है WHH के साथ में. और मैं एक्चुअली जब आप लोगों के डिस्कशन हुआ इस सेशन के बारे में, आई वॉज नॉट देयर, तो मेरे को जो नोट्स मिले जो कि जिस विषय पे मेरे को बोलना है, उसके आधार पे मैंने क्विकली एक प्रेजेंटेशन तैयार की है. और मैं गिवन दैट आई ओनली हैव 5-7 मिनट और 5-6 मिनट एक्चुअली 4 to 6 minutes, so I'll just try and quickly go through what I have. So essentially, quite a lot of the points that I really wanted to talk about, the issues around, the जो संगठनात्मक, जो हम लोग कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं, जो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक दे हैव बीन टच्ड अपॉन बाय द प्रीवियस द पैनलिस्ट्स. सो आई वॉन्ट रियली रिपीट दोज वंस, बट इसेंशियली जो हमारे जो कम्युनिटी के लेवल के जो FPOs, जो PGs और जो PCs जैसे जो सामुदायिक संगठन, जो संस्थान हम लोगों ने आजीविका के लिए जो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जो एक्चुअली हम लोग कह रहे हैं कि दीज आर द इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, बट इसके लिए आई थिंक टू मेक देम फ्यूचर रेडी एंड strengthen them, there's a lots of aspects that really will have to be really worked on. One being on the जो 3 जो विषय जो मैं फोकस करने वाला हूँ उस पर वही है कि कोलैबोरेटिव एंड द कन्वर्जेंस मॉडल, जिसमें सरकार, नागरिक समाज और जो निजी क्षेत्र की साझेदारी, उनकी क्या महत्वता है. और दूसरा जो FPO की जो क्षमता निर्माण में जो चुनौतियां हैं, जो कैपेसिटी बिल्डिंग के जो इश्यूज जो हैं, बी इट रिलेटेड टू द बोर्ड मेंबर्स दैट वर ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, जो सस्टेनेबल वैल्यू चेन्स के बारे में जो इश्यूज जो डिस्कस किए गए, उसको I'll just touch base. Go to the next slide, please.
So FPOs में स्पेशली जो महिलाओं की जो भूमिका है, आई थिंक ये क्यों जरूरी है, क्योंकि इट्स रियली दी अबाउट दी एंड आई थिंक वी ऑल रियली हैव a good appreciation of really the gender inclusive approaches, but I think as was really again touched upon by Rashmi ji, कि इसमें like there are different sets of the challenges and the issues that really will have to be really looked into as we work with these institutions. दूसरा ये कि जो हम लोग जो मार्केट एक्सेस की हम लोग जो बात कर रहे हैं, for a number of these institutions, how do we really work with them to make for this FPOs access the market in a more fair value manner. अभी जो market linkages हैं, that's really is a big challenge. जो issues about the financial support या credit और insurance के बारे में जो issues कहे गए, and then the issues around the the overall capacity building for the governance. So I think the again the points around the SRLM or the agri policies or the MSME के जो initiatives हैं, जो सरकारी योजनाओं से जो जुड़ाव है, जो so I think this really have to be worked very very closely with the with these institutions. कई बार ये like हम ये structures जो काम कर रहे हैं, लेकिन they are not really again getting linked to the community level these structures as effectively as we want. So हम लोग जो WHH India जो छोटे किसानों के साथ, हमारे पार्टनर्स के साथ थ्रू जो हम लोग काम कर रहे हैं, I think हम लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस के ऊपर आई थिंक देयर इज again similar challenges that the producer companies, the FPOs that are really finding that the numbers are really increasing. We are working with a number of them, but when it comes to really them effectively trying to serve the communities, there are a number of different challenges. Again, I'll just go to the next slide please, and I'll just again repeat some of those that really have been again talked about. उसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि जो चुनौतियों जो हैं उसमें वही जो व्यवसाय और वित्तीय साक्षरता की जो कमी है, बी इट हम लोग जो इनका जो ऑफिस बियरर हैं उसमें अकाउंटिंग या जो गवर्नेंस से रिलेटेड जो कठिनाइयां हैं, लीडरशिप की जो हम लोग we assume that those capacities are there, but I think there are issues to do with the leadership training that really needs to be worked on. But also I think again जो इनका जो linkages जो बैंक और जो गैर बैंक की वित्तीय संस्थाएं हैं उनसे जो linkages हैं, क्योंकि lots of those institutions हमको जो जानकारी है उसके आधार पे हम लोग कह रहे हैं कि उनको like they really find it very difficult to really get access to these these institutions, even though like the government does talk about that, be it the NBFCs or be it the formal banks that these institutions can get access, but unfortunately they are not. So I think we move to the next slide please. So I think the issues around moving on to the issues on the women's again the leadership aspect of how the producer organizations and the economic and ecological sustainability, how important it is really for the women institutions as well. So usme again what I was really looking at, and based on my limited experience of interacting with the FPOs on ground, again I think for the skill development for the women leaders that really are coming up, the women, those who are coming in the leadership role, I think there is a need for us to really focus quite a lot on building their leadership skills. The financial literacy is another area, but also I think the marketing as well as the product diversification. All those others are talking about one district, one product, but also I think within the district there are opportunities of a number of different products that really are
are available and can really be diversified. But I think it's the issue is about trying to to link to the markets really. I think in a way which are really profitable for the communities that we are working with. Yeah. So I think we move to the next slide, the last slide, please. So I think that is the next one, please. Yes. So the conclusion and the way forward. To me, I think सुदृढ़ और भविष्य के लिए तैयार जो फ्यूचर रेडी जो संस्थान हैं, जो कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन हैं, उनके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, उसमें फर्स्ट तो हम लोग आई थिंक अगेन मेनी ऑफ द अदर पैनलिस्ट हैव टच्ड अपॉन ऑन दोज वंस. सो उसमें गवर्नेंस की बात हम लोग कर रहे हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कर रहे हैं, सपोर्ट सिस्टम जो है, स्पेशली कोलैबोरेशन एंड कन्वर्जेंस दैट नीड्स टू हैपन. But also, I think more inclusive and the sustainable growth of these producer groups and the women leadership is really something that I think we really need to work on. But also for the policy makers to really, I think for FPOs and the women empowerment there has to be a lot of I think efforts that really still needs to go in. There's a lot that really is happening, a number of schemes and the ideas that have been discussed, but I think there's a lot more that needs to happen. And I think again the way our civil society partners are really again doing a lot of work on the grassroots level, that I think really is another area that has to really continue for some time. So I really look forward to the further discussion on this issue, and I think there's a lot that really again is happening on ground, and and I think the points that have already been touched upon by the other colleagues, I didn't want to really repeat those ones. So I look forward to the rest of the discussions. Thank you so much. Thank you. Maybe I'll invite 3 or 4 pointed questions from the audience before our panel member colleagues have another second round for a brief summary of or their processing of the discussion, and then Bala sort of sums it up and adds his own thoughts and reflections. So 3 or 4 pointed questions, not a lamba speech, but 3 or 4 pointed questions, maybe in 2-3 lines. Yeah. Anyone, please introduce yourself, your name, your region, and the question. Yeah, please. And maybe thoda audience pe bhi up, and Aruraji, some hint about the timing also, so that we sort of don't. We started late, so just give us some hint from the organizing team about how much time we have. 10, 15, 20 minutes, or last 2 minutes or 1 minute. Yeah, please. Thank you, sir. Myself, Ramesh Chandra Swami, I am representative from Odisha. Currently, I am associated with the CYST Center for Youth and Social Development. CYST is working last 4 decades, in particular the Odisha. So, I listen is very entitlement themes from different lectures. So I have very certain points. If you see in context of institution, in particular the grassroots level institution, and the context of women-led institution, and in some time we see the parallelly the education of the current, in particular the tribal regions, the education is very less. And another part is today the development is going towards the digitalization, and the market is also the platform of the digitalization. So therefore, how our institution, means the women-led institution in the tribal region, to link the market through digitalization process. So in the context of education, because all the members, those who are involved in the institution, are very less education they have their background. So it is one question. So second question is, so many of the those who are the work on the middle path, those who are the name of the empowering the women institution, in particular the tribal regions, they are actually some cases in the product branding and product linkaging in a different
parts. So some cases they are actually means hijacking this product from the local product to as their product. How to break actually? How to branding as the institution is that their product and particular these regions. These are the two questions. Two more questions. One of the panel members or all of them can respond. Maybe two more questions. नमस्ते, मेरा नाम रौनक है, मैं सेवा मंदिर संस्था से आया हूँ. सो एक जो क्वेश्चन पहले वाली पैनल में आया था जहाँ एंड हुई थी, एंड आई थिंक आई वांट टू जस्ट ब्रिंग दैट हियर, इज अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन. आई थिंक जब युवाओं की बात है और इंस्टीट्यूशन फ्यूचर रेडी इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं तो हु आर गोइंग टू रन दिस इंस्टीट्यूशंस? वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट करंट जनरेशन इश्यूज एंड CBOs. काफ़ी संस्थाएं जो 20-30 साल से बना रही है, आज सबसे बड़ी चिंता वहाँ है कि इन संस्थाओं को आगे कौन चलाने वाला है. सो हाउ आर वी लुकिंग एट दैट इशू इन द लाइवलीहुड्स और ट्राइबल लाइवलीहुड सिनेरियो? More question? Very interesting question. Yes, please. हाय, मैं राहुल जैन हूँ और मैं शिवनाथ यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ. मेरा ये सवाल था कि जैसे मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन है जो आफ्टर मल्टीपल अटेम्प्ट्स और मल्टीपल इयर्स लॉस मेकिंग है और फंक्शन नहीं कर रहा है, तो इन जनरल उस इंस्टीट्यूशन का वाइंड अप और मतलब या यही है कि हम लॉन्ग टर्म में उस इंस्टीट्यूशन को बस रख रहे हैं, लाइक शुड वी कीप दैट इंस्टीट्यूशन अलाइव बिकॉज ऑफ द रोल इट प्लेज, और because of a profitability concern and sustainability concern should it be wound up? Wonderful. Sometimes in a way related to the observation Raunak ji made it to what is the future of the institutions which have been seeded in the past. What about their future? Any one more question? Or yeah. So anyone? Yeah, sir, please. I am Dibyendu Sarkar from West Bengal. I have seen the institutions from the government and from outside the government. So my realization is that in most of the cases, most of the successful CBOs are from outside the government. And what I am saying is that NRLM is very good, certainly, and NRLM has given them a platform, capacity building support, and then bank linkage and all those things are there. But most of these successful institutions are from outside. The cooperatives, women's cooperatives, promoted by civil society organizations or certain other organizations. The issue is probably, I am not sure, why the government is using this as you rightly pointed out, as a last mile delivery agent. So until and unless a government shies away from that, probably the issues will still remain. So how to strike a balance? Use NRLM its strength, but at the same time ensure that they are actually working for their economic development, economic empowerment. So how to do that? Maybe some insights on that. Yeah, Pradyot, Rashmi ji, Didi, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? I think 2-3 interesting questions. Future of institutions themselves, those who were seeded in the past. I think मैं रौनक का क्वेश्चन को थोड़ा आंसर करना चाहता हूँ. What sir was saying. In our case also now we are increasingly realizing that the average population is quite young population, and the SHGs that were formed say 10-15 years back, now those DDs are also getting into the middle age, so their daughters, sons are also now this thing. So I think as an organizations or civil society, I think the shift from just farm based livelihoods to a non-farm based livelihoods, and from a production aspects to working on the value chain, that is something we have to think about. Even in the organization that I work with, we are now slowly also thinking कि non-farm livelihoods हम कैसे more and more promote कर सकते हैं. Entrepreneurship. Now there are two models that we are also thinking and trying out. One is the collectivization model, जो FPO, FPCs. Can there be an alternate model around entrepreneurship? Women entrepreneurship or young people, they are also getting into
the entire value chain and ecosystem. Whether like for example breeding farms create करना है, दीदी आज जो बोल रहे थे कि hatchery करना. So where the incomes are also coming regularly and in less frequency, and there is less risk involved. So that's I think something we can also think of, and also catering to the communities. Like in Northeast, many of the youths are now migrating, as I mentioned earlier, in the hospitality sector. So I think their inclination of various regions because of the exposure of schools and all, they are going outside. So I think we also need to then create an enabling environment for that. I think for an institution, जो हम देख रहे हैं कि if the nurturing process is interesting enough, if the grooming of the strengthening of the institutions is very joyful, enriching, then I'm seeing that a lot of these young people are also coming in, the women who are just recently getting married, coming to a new village, they're also taking up leadership. Many of these Sakhis, जो NRLM का cadre base है, they're also very young, like around 20, 25, 27, 20, 30 years का है. So if, as a civil society, if we can create some playbooks for NRLM or other government institutions where the learning or the skill transfer, knowledge transfer becomes very interesting, I think the young people also tends to this thing. And that's where probably I think the government works on a scale, and CLF or FPCs बहुत numbers में होता है. NGOs have the limitation of scale. So if there is a matchmaking between the two, where NGOs or civil society brings in that kind of participatory approaches and the government scales it up, and what Bhaskar sir was talking about, that creating that frameworks, like TRIF has given them a framework around that tracking mechanism, including technology. So those can be now brought in by this thing. Yeah, Rashmi ji. I think I would like to bring the point of members' centrality back to the discussion. I think in future how the scenario will look like, I think a lot of technology adoption, perhaps youth will be interested in agriculture if the technology are there, mechanization are there. So I think equip the FPOs or any institution, the community institutions need to be capable enough to respond to the needs. I think that's how I feel that very strongly, that there are members a centrality needs to brought in into the picture. Yeah, Ramesh's questions. The first point, I think the second question I didn't hear it properly. Products hijacked by institutions, in a sense. Products or brands done at the community level actually, quote unquote, misappropriated by intermediary institutions. That was the tone. Yeah. He didn't say in so many words, but that was a kind of it. I think responding to the first question on the looking at the literacy level of women or the education level of women at the tribal belt and the digitalization what you were talking about, I think yes, there are issues, but I think the youth who are there on the ground, I think हर घर में आज की तारीख में स्मार्टफोन है, वो दीदी नहीं करती है पर वो अपने बच्चे को लेके करती है या देखते हैं बच्चे देखते हैं. So I think how do we make leverage that platform? I think that will be useful when you are looking from the future perspective. And the product one, I think Pradyut, you want to respond to that? Yes, you want to go ahead? No, go ahead. Please go ahead. I don't have anything. I think the question that you said, I think many civil society institutions are really at a kind of a difficult end because their journey began in the 70s and the 80s, and some of them are not able to attract youth, but we also have some powerful examples right in this room. And I'm happy to also quote that Pradhan has seen 6-7 changes in the leadership, and Pradhan is still thriving and expanding, and many Pradhan promoted institutions are also thriving. And there I think we have to learn something about the governance also, that and leave the name aside, but some institutions have been able to create that kind of a participatory ownership, commitment to the vision, commitment to the goals and the values of the promoters who are no longer there or who are there in the sidelines.
but then they are able to inspire the second, the third, the fourth, and the fifth. And of course, it is difficult because there are a lot many competing opportunities outside. But same was the case when you started your development work. Many of your colleagues would have alternate competitive and kind of lucrative assignment, but you and many others in this room and all others in the room decided to go for a kind of a non-athletic, non-remunerative and a little less kind of a glorified kind of a career because of a choice. And I think largely that also dependent on the kind of governance structure and the kind of ownership and the participation and the value system that our kind of founders brought in. I think that will still remain relevant, though it will be increasingly challenging. New words are coming into play, and that's I will stop here. And in Bala, I think the young generation is talking about social enterprise. NGO is not a word for them. And in a way, it has to also do with the environment in the country, which Mr. Tata, whom we lost last year, he used to say that at one point in time, profit earning was seen as a bad. That if you say that I'm earning profit, then you are treated as a villain. That profit earning was something bad. But now we have talk shows, TED Talks, and where profit earning in a decent manner is seen as doing good. Is an activity the country needs. So probably the young generation might not believe in the seva and the sanskar and the kind of dedication and outreach and sacrifice kind of language that one was used to be in the 70s and 80s, post Jayaprakash Narayan and the post emergency and the post Mandal and all that. So maybe that language is gone, and the young generation is more excited about social ventures, doing good for the planet, but also earning reasonable money, and why not? So maybe the language has changed, and they are aware of that. So maybe I think not that we have to go from this extreme to that extreme. Again, that's my personal opinion, and each member would have a different take. But people are approaching challenges in a completely different way. Their ambition for growth are different. They are talking about language of X. How much X you have grown? 10X, 2X, 5X, 10X. How much investment you have earned in the manner of 3 years time, 5 years time, how big you are and all that, whereas our ambition was to remain small and deep. Probably the young generation ambition is to go fast and global, maybe, I don't know. So maybe the language has changed, but the essential core would remain probably the same, and the challenges would continue to remain the same in terms of literacy, poverty, access to education, access to health, and probably new types of solutions will come. I think the point that you mentioned, I think I like that point. Just as the government will like civil society to be the conduit of services, the market is seeing as consumers. The market is seeing as aggregators. कि चलो भैया एक FPC बना है, 40,000 महिला एक साथ मिल गए. क्योंकि we are doing quote unquote the dirty work of organizing women ना. हम लोग 10-20 साल गांव में जाके दीदी को प्रमोट कर रहे, ट्रेनिंग कर रहे, कैपेसिटी बिल्ड कर रहे, उनको इकट्ठा 40,000 महिला फार्मर मिल गए, इकट्ठा सामान मिल गया, चलो बेच लिया मार्केट में. So market is also seeing through the community institutions as easy access for the last mile and seeing as consumers or a kind of procurement agents. Procurement, not as citizens in that sense of the term, and therefore the whole power of money and all that. So there also I think future ready institution means also remain central to the agenda of the members, not to the agenda either of the government or of the market. And that means also be guarding oneself against the future ready promises of scale and growth. But that's again my personal take. Bala, maybe I think we have spoken enough. Would you like to take your time as a discussion before Mr. Bhaskar? I'd just like to add to Pradyut. Actually, the activities will diversify. I've come across people, very young people who are into pet dog breeding. Somebody is going into ornamental fish farming. And I have seen people younger than me going for agriculture, living jobs. So I think maybe the activities will become very diversified, and some would be very specific. And we have known people who from the villages coming to Punjab and taking good quality goats from here and doing the breeding back there in the lesser known places in Assam. So I think the activities will diversify and this will become very specific. And obviously the advent of new technologies, this is only going to push it much faster and farther. Thank you. Thank you BRLF team, and thank you the panelist and moderator Dr. Ajit ji.
No, I have maybe one is I don't want to repeat the words which is said by all the panelists. I think it's a right time, that topic which we are, I think, discussing about the future ready, the community institution and the resilience. As we know, in the country around now, the Farmers Collective itself, it's around 45,000 Farmers Collective in the country. I think one, maybe overall, maybe it can be RLF or can also help us in also putting across what do we mean by future ready, what do we mean by resilience. I think it can be, for each of us, the definition can be vary, but for Farmers Collective or for SSG, the different kind of institution which we are nurturing and promoting, can we have some kind of broader definition and the measuring some of the indicators which can actually that can help us in supporting and capacity building of these organizations and building the systems and processes. I think one which I see, otherwise the ambitions or something, or each organization can aim for something different. Yeah, one I would like to maybe look at that. I think we need to develop one on that. I think largely everybody spoke about the community institution. I think the design of the community institution, especially in the Farmers Collective, where how do we saw today, we were also a lot of WhatsApp group discussions are going on. The Sahyadri, it's about 1,500 plus crores the last financial year. Why other FPCs are not actually doing it? Which is, then it's Vilas Rao Sinde is an entrepreneur, means himself. Then he promoted this Farmers Collective. I think as Rasmi and others were saying about how do we look at the design element of any community institution, especially the business organizations, social business organization. I think that's very important. And within that, again, it is not for profit. I think, again, I differ where it's not, we should not look at profit, we should not look at what you call turnover, but it's very important for the organization sustainability. And I'm not denying that, but it is about the centrality of the member. We all of us spoke about here. But in that, are we addressing the challenges faced by the members and the institution, whether it's able to solve that? What is the percentage of the members who are benefiting from the community institution today, especially in the Farmers Collective? Otherwise, the turnover, it is actually misleading. There may be number of crores is more, the profit is more, but whether the members are benefiting. Yeah. Then tomorrow, these institutions also will become tomorrow one more microfinance institution. Because these institutions, maybe they will be having a turnover, but they may not be benefiting to the member. Yeah, I think how do we look at that? I think a lot of us spoke about the capacity building. I think it is no other thing. I think it is required continuous structured capacity building for various kinds of community institutions. I think there are already existing, there are different kinds of community institutions in different segments, like where Assam, we spoke about the traditional, there are local governance, and there are community institutions related to SHGs, FPCs, or SHG Federation. I think how do we have the capacity building program ongoing? I think we didn't maybe touch upon, there are maybe a few things have come. How do we also enable the community institution for future ready and the resilience on the policy level as well? Some of the maybe we require different kinds of funding, insurances, the various aspects, because we are seeing the climate vagaries or the natural calamities hitting these community institutions as well. Then how do we, how the policy policy level, some of the incentives, intervention which help these community institutions also to sustain and thrive and future ready. I think one more also required in our community institution, can we also look at early warning systems and processes, which also helps community institutions to also be ready, like how we get cyclone alert, or how we get something when it is going to flood or rain is going to come in, I think, or heat waves. Similarly, in the community institution, can we also have systems and processes which enable them on looking at maybe finance required or which is required, the market fluctuation is going to hit you, and you should dilute your stock. I think whatever it is, I think we need to understand based on their businesses or their operation, I think we need to help them. That is one, I think, which we need to look at it. I think we didn't speak much about technology.
I think technology is one of the important aspects which we need to look at it for every community institution to be future ready. I think they need to have all their member data, all their business operations. I think it should be live and up and running. Otherwise, they are not able to plan and take some appropriate decisions. I think very, very important. I think in the interesting question, which is, I think Ajit was also explaining about Pradhan. I think during the lunchtime, me and Rasmi were talking about only few, I think we could able to name where I was also previously a CEO of organization called Vritti, where it's a professionally managed, like Pradhan, where the leadership will be rotational. I think very few, or maybe you can count it, numbers in the country. I think it's required. You see, maybe Ajitji quoted Pradhan, you see Mairada. You won't be able to see. They were actually pioneering in SSG. But now, after Al Fernandez ji, after that, I think it could not attract more talents to the organization. I think it's a challenge. I think every organization goes through. I think how do you build? I think all the learnings, how do we also nurture and build those learnings into our community institution is very important. Yeah, I think that's all from my side, Ajitji. Yeah. Sorry. We were discussing this. Some of the organizations like Vritti, Swasti, Arsa Trust, and Pradhan. So thank you, panel members, for being patient with my moderation. Thank you, participants, for actively listening and raising some questions.